सोचो एक गिलास पानी की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़े। यहाँ एक सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के अध्यापक ने तीसरी कक्षा के छात्र को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। सोचो अगर तुम्हें अपने हक के लिए खड़ा होने की वजह से जिंदा जला दिया जाए। एक दलित को जो है जिंदा जला करके मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए वह गेहूं का बोझ ढोने से मना कर देता है। और सोच के देखो, सच का साथ देने की वजह से ना ही सिर्फ तुम्हें अपने पूरे गांव में बिना कपड़े के घुमाया जाए बल्कि तुम्हें मार दिया जाए। उन लोगों ने उसको मार करके फेंक दिया या जला दिया गया। अगर ये सोच के ही तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये सच्चाई है इंडियन दलित की। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंडिया में दलित होने का असली मतलब क्या है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आज से 75 साल पहले ही खत्म कर दिया है, लेकिन असल जिंदगी में वो हमारे देश में हर छोटे गांव से लेकर बड़े शहर तक जिंदा है, जिसका नाम है दलित डिस्क्रिमिनेशन। बीजेपी कार्यकर्ता ने दलित इंजीनियर को धमकी दी, गाली गलौज की और चप्पलों से पीटा भी, केवल इसलिए कि वो दलित था और आपके पास पावर का धौस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको अधिकार मिल गया है किसी को भी कभी भी पीटना शुरू कर दे। दलित शब्द एक्चुअली एक संस्कृत वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है दबा हुआ, कुचला हुआ या टूटा हुआ। दलित जो वर्ड है वो दलितों ने इसलिए चुना क्योंकि जो अदर वर्ड से उनको बुलाया जाता था वो बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग थे, जैसे कि अछूत और हरिजन। दलितों के साथ होने वाला भेदभाव जस्ट एक हिस्ट्री नहीं है, वो आज के टाइम पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लखनऊ में एक बीमार दलित बुजुर्ग से मारपीट की गई और उसे पेशाब चाटने पर मजबूर किया गया। हमको पेशाब हो गई या हमने कर दिया पेशाब, तो बाद में इसने हमसे कहा था इसको चाटो, तो हाथ से लेकर के यूं के हम चाट लिया। जाति व्यवस्था का इतिहास आज से लगभग 2000 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत काम के आधार पे हुई थी, जैसे कि ब्राह्मण्स जो पूजा करते थे, क्षत्रिय जो योद्धा थे और वैश्य यानी व्यापारी का काम करते थे, और सबसे लास्ट में आता है शूद्र यानी श्रमिक। श्रमिक का मतलब होता है जो श्रम करें यानी मेहनत के काम करें। लेकिन एक किताब ने ये सब कुछ बदल के रख दिया, उसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति ने इस अत्याचार को एक लीगल रिलीजन बना दिया, यानी उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो श्रमिकों यानी शूद्रों के ऊपर होने वाले अत्याचार को लीगल कहती थी। उनके ऊपर ऐसा अत्याचार होना ही चाहिए, उनके साथ ऐसा बिहेव होना ही चाहिए। सदियों तक दलितों के ऊपर ब्राह्मण ने बहुत अत्याचार, उन्हें पढ़ने का हक नहीं था, मंदिर में जाने का हक नहीं था, उनका पानी अलग था, उनकी सड़कें अलग थी। वो सिर्फ इसलिए नीच कहलाए गए क्योंकि उनका जन्म किसी और जाति में हुआ था। उन्हें सबसे गंदे और इंसल्टिंग काम करने के लिए मजबूर किया गया, जैसे कि इंसानी मल साफ करना, मुर्दों को उठाना और मरे हुए जानवर को प्रोसेस करना, जैसे कि उनके खाल निकालकर चमड़ा बनाना इत्यादि। और ये सब उनकी मर्जी नहीं थी, ये सब काम उनके ऊपर जबरदस्ती थोपे गए थे। ब्राह्मणों के लिए दलित का छू जाना भी पाप माना जाता था। कई जगहों पर दलितों के गले में घंटी बांधी जाती थी और उनके पीछे झाड़ू बांधा जाता था, ताकि वो कहीं आ या जा रहे हो तो दूर से ही पता चल जाए कि एक दलित आ रहा है, और जहाँ से वो गुजर जाते हैं तो वो रास्ता साफ हो जाए ताकि वो शुद्ध हो जाए रास्ता भी, जो दलित की चलने की वजह से अशुद्ध हो गया है। ऐसा मानना था ब्राह्मण का। पर ज्योतिबा फुले और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पूरा सिस्टम हिला दिया। ज्योतिबा फुले ने पहली बार दलितों के लिए स्कूल और महिलाओं के लिए स्कूल खोले, और 1927 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने महासम्मेलन में मनुस्मृति की कॉपी जलाकर एक नया दौर शुरू कर दिया। पर आज भी भेदभाव जिंदा है। दलित बच्चों को अक्सर अलग बिठाया जाता है। इलिटरेसी और ड्रॉप आउट्स के रेट सबसे ज्यादा हैं दलित में। दूर बैठा के पढ़ाते हैं, अलग से पट्टी बिछाते हैं। IITs और हायर एजुकेशन में भी दलित की संख्या बहुत ज्यादा कम है। जीविका से कंसल्टेंट का पोस्ट निकला था, उसमें मात्र 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, जिसमें मैं भी था। इंटरव्यू में जब गए तो 8 लड़के थे। 8 लड़का में वहाँ पे देखा तो सिर्फ SC में एक हम थे। वहाँ पे हमको ये बोल करके मतलब सीट को खाली छोड़ दिया गया कि योग्य व्यक्ति नहीं मिला। तो ये जाति नहीं है तो क्या है? और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मैनुअल स्पेंजिंग यानी कि हाथ से सीवर साफ करना, जो कि भारत सरकार ने बहुत समय पहले ही बैन कर दिया है, बट रियलिटी में अभी भी पूरे देश में कई जगह ये हो रहा है। और सच्चाई तो ये है कि हर दलित सीवर साफ नहीं करता, बट हर सीवर साफ करने वाला दलित ही होता है। हर कोई दलित सफाई कर्मचारी नहीं, लेकिन हर सफाई कर्मचारी दलित है। और अगर सोशल लाइफ की बात करें तो आज भी कई गांवों में एक इनविजिबल दीवार है ऊंची जाति और नीची जाति के बीच में, यानी इस एरिया में दलित घर नहीं ले सकते, रह नहीं सकते। उनकी अलग बस्तियां होंगी, उनके अलग बर्तन होंगे, उनके अलग कुएं होंगे, यानी सब कुछ अलग अलग। ये एक इनविजिबल दीवार है जो अब नॉर्मल कर दी गई है।
बीते 10 सालों में जाति आधारित हमारे देश में ना जाने कितनी भयानक घटनाएं हुई हैं, जो इस सिचुएशन की सीरियसनेस को दिखाता है। इसी तरीके का एक मामला सामने आता है श्रावस्ती से, जिसमें एक 15 साल का लड़का जो डीजे में काम करता था, जब उसने अपने बिल में कुछ गड़बड़ी के लिए कुछ डिस्कशन करा तो कुछ ऊंची जाति के लोगों ने उसको बहुत ज्यादा मारा, उसको बहुत ज्यादा पीटा, और आखिर में जब वो बिल्कुल बदहवास जमीन पड़ा था तो उन 3 आदमियों में से एक आदमी ने एक शराब की बोतल में पेशाब किया और बाकी 2 लोगों ने उसके हाथ और पैर पकड़े और तीसरे आदमी ने उसके मुंह में वो बोतल डाल दी। और उन्हीं तीनों में से एक आदमी ने इस पूरे सीन की वीडियो भी बनाई थी जो काफी वायरल हुई थी, ताकि वो उसको और जलील कर सके जिंदगी भर कि उसने किस तरीके की सिचुएशन अपने ऊपर घटने दी। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो लड़का दलित था। एक 19 साल की दलित लड़की जो अपने परिवार के लिए चारा लेने गई थी वापस नहीं लौटी। वहाँ 4 दरिंदों ने उसका बलात्कार किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी जीभ काट दी और उसे तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। जब उसकी माँ उसे ढूंढते हुए पहुंची तो वो खून में लथपथ बेहोश पड़ी थी। परिवार जब पुलिस के पास गया तो उसकी फरियाद लिखने की बजाय उन्हें जलील किया गया। 10 दिन तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जब उस लड़की ने दिल्ली के हॉस्पिटल में दम तोड़ा तो उसके परिवार को उसका चेहरा आखिरी बार देखने तक नहीं दिया गया। पुलिस ने उन्हें घर में बंद करके रात के अंधेरे में 2:30 बजे उसके जिस्म पर पेट्रोल डालकर जला दिया। एक माँ बाप अपनी बेटी के अंतिम संस्कार के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उन्हें अपनी ही बेटी की लाश तक नसीब नहीं हुई। आज भी वो परिवार अपने इंसाफ के लिए तड़प रहा है। सोचो, एक माँ ने अपनी बेटी की लाश को आखिरी बार तक देखा ही नहीं। क्या यही इंसाफ है? तमिलनाडु में एक 22 साल का IT एम्प्लॉय अपने ही दोस्त के घर से लाश बनकर निकला। मध्य प्रदेश में एक 45 साल की आदिवासी महिला के साथ गैंग रेप हुआ और उसे इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी मौत हो गई। पटना में एक 11 साल की दलित बच्ची जो बलात्कार का शिकार बनी अपनी ही चोटों के सामने हार गई। ओडिशा में तो हद ही पार हो गई। दलित आदमियों को घुटनों के बल जानवरों की तरह चलाया गया और जानबूझकर सीवर का पानी पिलाया गया। जब पुलिस और न्याय के हाथ खुद ही बायस डिसीजन लेने लग जाते हैं तो न्याय का मतलब ही खत्म हो जाता है। और जब अपराधियों को ये भरोसा हो जाए कि कानून के पक्ष में है तो वो बस अपराध नहीं करते हैं, वो उस अपराध को नॉर्मल बना देते हैं। हिंसा, दंगा और जाति और धर्म पे बेस्ड अपराध उनका रूटीन बन जाते हैं और सोसाइटी उन चीजों को ऐसे एक्सेप्ट करने लग जाती है कि मानो कुछ गलत हो ही नहीं रहा है। लेकिन हर जुल्म के बाद एक आग भड़कती है और उस आग का नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने कागज और कलम को अपना हथियार बनाया और आर्टिकल 15 जिसने भेदभाव की हर दीवार को गैर कानूनी करार दिया, और आर्टिकल 17 जिसने छुआछूत के कलंक पर अटैक किया और उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। 1956 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया। आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जाति प्रथा की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने भाई बहनों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और मैं महान बुद्ध और उनके धम्म को गले लगा रहा हूँ। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, ये परिवर्तन था अपने जीवन में एक खुले आसमान के नीचे सांस लेने। बाद में दलित पैंथर्स ने 1970s के दशक में सिस्टम को काफी चैलेंज किया और आज के टाइम में भी दलित मूवमेंट्स, BSP जैसी पार्टीज और नए युवा एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, ये एक नई उम्मीद है। अब एक्चुअल में क्या चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि कानून बनाना बहुत आसान है बट उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल। तो प्रॉब्लम ये है कि दलित रिप्रेजेंटेशन के नाम पर मंत्रालय में एक कुर्सी दे देना या कोटा से सिर्फ एक कॉलेज में सीट दिलवा देना ही काफी नहीं है। अगर सच में आप दलित के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम सुनो और उनका सोल्यूशन लाओ और उनको एक ऐसी पोजीशन पे बिठाओ जिसमें वो खुद के लिए डिसीजन ले सके। इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। उत्तर प्रदेश, जहाँ दलित की आबादी लगभग 21% है, पर सांसद में 80 में से सिर्फ 2 सीट्स उनके लिए हैं। सोचो, इतनी बड़ी आबादी लेकिन आवाज लगभग ना के बराबर। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये तस्वीर दिखाता है कि राजनीति में दलितों की रिप्रेजेंटेशन कितनी कम है। तो सबसे बड़ा बदलाव लाने की कहाँ जरूरत है? हमारी सोच में, क्योंकि जब तक हम जाति और धर्म के आधार पर सोचना बंद नहीं करेंगे तब तक ये डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म कभी खत्म नहीं होगा। दलित समुदाय का जो संघर्ष है ये सिर्फ उनका नहीं है, ये पूरी मानव जाति का संघर्ष है। सदियों से बनी ये दीवार ये दिखती नहीं है बट ये हमारे माइंड्स में एग्जिस्ट जरूर करती है। और ये दीवार सीमेंट या ईंट से नहीं बनी, ये बनी है हमारी सोच से, और इसे तोड़ना सरकार का काम नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसी तरीके की बहुत ही रियलिस्टिक वीडियो मैंने मुस्लिम्स के ऊपर बनाई कि कैसे वो डेली लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, उसे जरूर चेकआउट करना। और इस वीडियो को आप देखिए, इसके बारे में सोचिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।